1940 और दुनिया इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सामना कर रही थी। फिरोशियो की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और सभी की तरह फिरोशियो को भी जबरदस्ती इटालियन एयर फोर्स में भर्ती कर लिया गया। ब्रिटिश आर्मी ने कब्जा कर लिया। फिरोशियो जेल में थे। फिरोशियो एंजो फेरारी से मिलने चला गया। खराबी क्लच में नहीं, खराबी ड्राइवर में। तुम ट्रैक्टर बनाने वाले क्या जानो स्पोर्ट्स कार के बारे में। फिर फिरोशियो तुरंत ही वहाँ से चला आया और रास्ते में उसने सोच लिया था कि वो भी एक ऐसी कार बनाएगा जो कि फेरारी को भी पीछे छोड़ दे। और फिर यहीं से शुरू हुई लैम्बोर्गिनी कार कंपनी की कहानी। साल था 1916। उस समय इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस रहा था। देश फाइनेंशियली कोलैप्स कर रहा था और जगह जगह खाने की कमी थी। लेकिन इसी साल 20 अप्रैल को इटली के छोटे से शहर में फिरोशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म होता है। लैम्बोर्गिनी परिवार शुरुआत से ही खेती करता था। इनके पिता को भी उम्मीद थी फिरोशियो उनके खेतों को संभालेंगे। फिरोशियो को खेती में इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें इंटरेस्ट था मशीनों में। इसीलिए वो खेतों में यूज होने वाली पुरानी मशीनों को हमेशा खोल के देखा करते थे। फिरोशियो ने जब स्कूली पढ़ाई पूरी कर ली तो वो कॉलेज चला गया। वहाँ उसने इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिरोशियो ने मैकेनिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। साल था 1940 और दुनिया इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सामना कर रही थी। फिरोशियो की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और सभी की तरह फिरोशियो को भी जबरदस्ती इटालियन एयर फोर्स में भर्ती कर लिया गया। आर्मी को ज्यादा समय नहीं लगा उनकी स्किल्स को समझने में। आर्मी समझ गई थी ये इंसान मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग का बॉस है। 3 साल के बाद जब इटली वॉर से पीछे हट गया तो फिरोशियो अपने घर जा सकते थे, पर फिरोशियो अपने घर नहीं गए। उन्होंने मशीनों को चुना और अब रोड्स आइलैंड पर जर्मनी का कब्जा था और वो अब जर्मन्स की गाड़ियां ठीक करते थे। पर ये फैसला फिरोशियो को बहुत ही महंगा पड़ा। 1945 में जब वॉर खत्म हुई तो आइलैंड में ब्रिटिश आर्मी ने कब्जा कर लिया और उनको भी गिरफ्तार कर लिया जो जर्मन्स के साथ थे। अब फिरोशियो जेल में थे, पर ब्रिटिश आर्मी को भी ज्यादा समय नहीं लगा फिरोशियो की स्किल्स को पहचानने में और उन्हें कार रिपेयरिंग और इंजन रिपेयरिंग का काम दे दिया गया। फिर जब ब्रिटिश आर्मी ने उन्हें छोड़ा तो उनके पास उस समय बहुत ही ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस था, जितना शायद उस समय पूरे देश में किसी के पास भी नहीं था। फिरोशियो जब घर लौटे तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उन्होंने देखा कि जो गरीब किसान हो ट्रैक्टर को खरीदना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और जिन किसानों के पास ट्रैक्टर थे भी तो उनके पास फ्यूल भरवाने के लिए पैसे नहीं थे। और उसी टाइम पर इटालियन गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए मिलिट्री व्हीकल्स को ऑक्शन में बेच रही थी। फिरोशियो ने भी एक ब्रिटिश मॉरिस इंजन को चीप प्राइस में खरीद लिया और फिर फिरोशियो ने इस इंजन को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। फिरोशियो ने ट्रैक्टर के प्राइस को कम करने के लिए दूसरी कंपनियों के ट्रैक्टर के मुकाबले छोटा बनाया। ये ट्रैक्टर 2 टाइप्स के फ्यूल से चलता था। इसे स्टार्ट होने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती थी जो कि उस समय काफी महंगा था, पर ये ट्रैक्टर स्टार्ट होने के बाद डीजल में स्विच हो जाता था। कुछ बड़े ब्रांड्स के ट्रैक्टर जैसे फियाट लैंडिनी ये काफी एक्सपेंसिव थे। इनके मुकाबले लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स काफी कम प्राइस में आ जाते थे और इनमें फ्यूल का खर्चा भी कम आता, जिसकी वजह से ये फार्मर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस थी। फिरोशियो एक हफ्ते में एक ट्रैक्टर को खुद से ही बनाते थे और उन्हें अपने काम में तेजी लाने के लिए और लोगों की जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। फिरोशियो के फादर ने उन्हें अलाउ किया वो अपने फैमिली के खेतों को गिरवी रख के बैंक से लोन ले सकते हैं। फिरोशियो ने तुरंत ही 1000 से ज्यादा मॉरिस इंजन खरीद लिए। फिरोशियो ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी और उसने मार्केट में भी एंट्री ले ली थी और इसके बाद फिरोशियो ने अपना खुद का इंजन डिजाइन कर लिया था। इंजन बहुत ही अच्छे समय पर डिजाइन हुआ था क्योंकि उसी समय इटालियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जो किसान इटालियन मेड फार्मिंग मशीनरीज को खरीदेगा गवर्नमेंट उसे बिना ब्याज के लोन प्रोवाइड करवाएगी। और फिरोशियो की मशीनरीज गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से बिल्कुल फिट थी। इस टाइम पर फिरोशियो साल के 200 ट्रैक्टर्स बेच रहे थे, जिसकी वजह से लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स इटली के टॉप ट्रैक्टर ब्रांड्स में शामिल हो चुका था और फिरोशियो अब इटली के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। जब ये सब चल ही रहा था तभी फिरोशियो ने टाइम निकालकर अपनी फियाट टोपोलिनो को मॉडिफाई किया, उसमें एक बड़ा इंजन फिट किया और इटली की सबसे बड़ी रेसों में हिस्सा लिया। वो अपनी कार को कुछ बड़े ब्रांड्स के खिलाफ टेस्ट करना चाहते थे, जैसे अल्फा रोमियो, फेरारी। रेस शुरू हुई और रेस के दौरान ही उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो मरते मरते बचा। फिरोशियो ने कभी न रेस करने की कसम खाई। फिरोशियो के पास अब बहुत पैसे थे। फिरोशियो को कार्स बहुत पसंद थी, इसी वजह से फिरोशियो ने कार्स को खरीदना शुरू कर दिया। धीरे
धीरे धीरे उनके पास बहुत ही अच्छा कार कलेक्शन हो गया, जैसे फेरारी, अल्फा रोमियो, मसेराटी जैसे बड़े ब्रांड्स। यहाँ तक कि उनके पास 7 अलग अलग तरह की फेरारी थी। पर उनकी फेरारी 250 GT बार बार प्रॉब्लम कर रही थी। उसके क्लच बार बार टूट जाते थे। फिरोशियो बार बार रिपेयर करवा के उसे थक चुके थे। उनकी फेरारी बहुत ही ज्यादा आवाज करती थी। फिर उन्होंने उस कार को अपनी फैक्ट्री के मैकेनिक को दिखाया। दोनों देखकर हैरान हो गए। वो वही क्लच थे जो लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर में यूज किए जाते थे। फिर उन्होंने उस क्लच को मॉडिफाई करके उसमें ऐसा क्लच लगाया जो फेरारी के लायक हो, और फिर उसने फेरारी की सभी कारों में मॉडिफाई किए हुए क्लच लगा दिए। फिर उसने सोचा कि मैं क्यों ना एंजो फेरारी से मिलूं और उनसे कहूं कि आपकी कारों के क्लच सही नहीं है। फिर फिरोशियो एंजो फेरारी से मिलने चला गया। ये किसी को नहीं पता कि उस मुलाकात में उन दोनों के बीच में क्या बात हुई, पर कई सोर्सेस के हिसाब से एंजो फेरारी ने कहा, खराबी क्लच में नहीं, खराबी ड्राइवर में है। तुम ट्रैक्टर बनाने वाले क्या जानो स्पोर्ट्स कार के बारे में। फिर फिरोशियो तुरंत ही वहाँ से चला आया और रास्ते में उसने सोच लिया था कि वो भी एक ऐसी कार बनाएगा जो कि फेरारी को भी पीछे छोड़ दे। और फिर यहीं से शुरू हुई लैम्बोर्गिनी कार कंपनी की कहानी। अब उसे चाहिए थी इटली के बेस्ट कार डिजाइनर और बेस्ट इंजीनियर, और फिर उसने बनाई अपनी टीम, जिसमें फेरारी के चीफ डेवलपर, फेरारी के इंजीनियर, बड़े कार ब्रांड्स के डिजाइनर्स को शामिल किया गया। फिरोशियो ने अपनी टीम को V12 इंजन का आइडिया दिया, जो कि एक स्पोर्ट्स कार हो, डेली यूज के लिए भी परफेक्ट हो। पहले तो सभी ने कहा ये इम्पॉसिबल है, पर फिरोशियो के जुनून ने सभी को मना लिया। केवल 6 मंथ के अंदर ही उन्होंने वो कार बना डाली, और जिसका नाम रखा गया लैम्बोर्गिनी 350 GT। 3.5 लीटर टैंक, 400 हॉर्स पावर का इंजन, 11,000 RPM, टॉप स्पीड 250 km/h। ये कार 0 से 60 की स्पीड केवल 6.8 सेकंड में पकड़ लेती थी। और फिर इसे 1964 के जिनेवा ऑटो शो में लॉन्च किया गया। लोग हैरान थे, ट्रैक्टर बनाने वाला कार कैसे बना सकता है। और इसकी 120 कारें बनी और सारी की सारी सेल हो गई। और इसके 1 साल बाद आई 400 GT, और इसमें 2 नहीं 4 लोग बैठ सकते थे। 3.9 लीटर का इंजन, 270 km/h की टॉप स्पीड। अब लोग फिरोशियो को हल्के में नहीं ले रहे थे, और अभी धमाका होना बाकी था। लैम्बोर्गिनी कार्स के कुछ टॉप इंजीनियर्स ने चुपचाप एक रेसिंग कार को डिजाइन करना शुरू कर दिया। जब फिरोशियो की टीम ने फिरोशियो को इस कार के बारे में बताया तो फिरोशियो ने पहले मना कर दिया, क्योंकि फिरोशियो रेसिंग से बहुत दूर रहना चाहते थे। पर फिर अपनी कार कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और एंजो फेरारी को टक्कर देने के लिए फिरोशियो ने हाँ कर दी। और फिर जन्म होने वाला था एक ऐसी कार का जो कि हिस्ट्री लिखने वाली थी, और इसका नाम म्यूरा रखा गया। 1966 के जिनेवा ऑटो शो में इसे लॉन्च किया गया। पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसे देखकर हैरान रह गई। इसकी टॉप स्पीड 285 km/h, 0 to 97 km/h की स्पीड केवल 6.5 सेकंड की। टोटल 338 कार्स बनी, और एक कार का प्राइस $20,000 था। और फिर 1968 में लैम्बोर्गिनी स्लेरो की कार 400 GT की जगह लेने आई थी। वही V12 इंजन, 3.9 लीटर टैंक, पर इसकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी थी। टोटल इसकी 225 कार्स बनी, और एक कार का प्राइस $18,000 था। और फिर 1969 में लैम्बोर्गिनी एस्पाडा, ये एक फैमिली स्पोर्ट्स कार थी, और इसमें पीछे भी सीट थी, और वही V12 इंजन, 3.9 लीटर टैंक, टॉप स्पीड 250 km/h। इसकी 1200 प्लस कार्स बनी। एक कार का प्राइस $21,000 था। 1960s में तो सब कुछ सही था, पर 1970s की शुरुआत से ही लैम्बोर्गिनी की सेल्स में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। पहली प्रॉब्लम जब आई, जब साउथ अफ्रीका एंड बोलीविया के कुछ बहुत ही बड़े ट्रैक्टर इंपोर्टर्स ने पॉलिटिकल उथल पुथल की वजह से ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया। इसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ रेडी ट्रैक्टर उनके पास थे, और फिरोशियो इन ट्रैक्टर्स को बेच नहीं पाए, और उनकी लैम्बोर्गिनी कार कंपनी की सेल्स भी धीरे धीरे कम हो रही। और फिर हालात इतने खराब हो गए कि फिरोशियो को 51% शेयर्स अपनी स्विट्जरलैंड के दोस्त जॉर्जेस हेनरी रोसेटी को बेचने पड़े। उस समय की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तेल के बढ़ते दाम की वजह से कई कार कंपनियां डूब गई, और 51% शेयर्स को बेचना काफी नहीं था। 1974 में जब फिरोशियो 59 इयर्स के थे तो उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया, और अपने बचे हुए शेयर्स को रोसेटी के फ्रेंड रैनी लेमस को बेच दिया। लैम्बोर्गिनी कंपनी अपने नए मैनेजमेंट के साथ आखिरी सांसें ले रही थी, और लोगों को लगा लैम्बोर्गिनी का काम खत्म। पर इसी साल 1974 में आई लैम्बोर्गिनी
लैम्बोर्गिनी काउंटेज। ये कार रॉकेट की तरह दिखती थी। टॉप स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर, 0 to 97 किलोमीटर पर आवर की स्पीड केवल 5 सेकंड में। ये लैम्बोर्गिनी की पहली कार थी जिसका प्राइस $50,000 था और इस कार की लगभग 2000 यूनिट्स बनी। पर इतनी कामयाबी के बाद भी लैम्बोर्गिनी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और इसे $3 मिलियन में पैट्रिक मिमरेन और उनके भाई जीन क्लाउड ने खरीद लिया। और फिर आई लैम्बोर्गिनी LM002। ये लैम्बोर्गिनी की पहली SUV थी, पर फिर भी कंपनी कर्जे से बाहर नहीं निकल पाई और फिर से कंपनी नीलामी में चली गई। इस बार इसे खरीदा क्राइसलर ने केवल $25 मिलियन में। और इस वक्त फिरोशियो अपने खेतों में काम कर रहे थे और वाइन बना रहे थे। पर 1993 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। और फिर इधर दूसरी तरफ लॉन्च हुई लैम्बोर्गिनी डियाब्लो। इसमें भी वही V12 इंजन था, 485 हॉर्स पावर क्रिएट करता था। 90s खत्म होते होते क्राइसलर ने कंपनी को वॉक्सवैगन ग्रुप को बेच दिया और इसके बाद वॉक्सवैगन ने अपने नए विजन के साथ कंपनी को आगे बढ़ाया और दुनिया को ऐसी कार्स दी जो दुनिया पे राज करती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि लैम्बोर्गिनी कार कंपनी की कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। थैंक यू।